दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी आखिरी इच्छा। धीरे धीरे मेरी खुलती आंखों पर तेज रोशनी पड़ रही थी। ओफो, फिर से पर्दे बंद करके सोना भूल गया। मैं पर्दे बंद करने उठा तो चौंक गया। मैं अपने बिस्तर पर था ही नहीं। ये तो कोई और ही जगह थी, कुछ अलग। मैंने आसपास नजर घुमाई, कुछ कतारें देखी। भाई साहब, ये कौन सी जगह है? मैंने पास से गुजरते एक शख्स से पूछा, पर वो बिना जवाब दिए निकल गया। मैंने याददाश्त पर जोर डाला। मैं सोया कहाँ था? कुछ धुंधला धुंधला सा याद आया और मैं उठ के खड़ा हो गया। ओ तेरी, मैं तो वो बाइक पे नौसिखिए गगन के साथ बैठा था और वो चौक वाले टर्न आने पे कार से टक्कर। ओ नो! मैं चौंक के खड़ा हो गया। मैं अस्पताल तो नहीं पहुंच गया? पर यह जगह अस्पताल जैसी भी तो नहीं थी। मेरी नजर अपने पैरों तले गई और मैं उछल पड़ा। ये कहां हूं मैं? नीले नीले आसमान पर तैरते हुए सफेद बादल जो आज तक मैंने अपने सर के ऊपर देखे थे, वो पैरों तले दिख रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। मैं दौड़ता हुआ दूसरी तरफ भागा। वहां एक शख्स से टकरा गया। नया नया मरा है क्या? मैं धम से वहीं बैठ गया। यानी मैं मर गया? उस छोटे से एक्सीडेंट से मैं मर गया? मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मर कैसे सकता हूं? मैं क्रॉस चेक करने की ठान कर खड़ा हुआ ही था कि मेरा सर एक बोर्ड से टकरा गया। साइन बोर्ड था जिस पे लिखा था, नरक द्वार 100 मीटर आगे। मैंने अपना माथा पकड़ लिया। मैं दहाड़े मार मार के रोना चाहता था, छाती पीट पीट के अपनी मौत का शोक मनाना चाहता था, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। मेरे कंधे पर किसी ने बड़ी आत्मीयता से हाथ रखा। कोई बुजुर्ग शख्स था। नए आए हो, हिसाब किताब करवा लिया अपना? हिसाब किताब? मैं हैरानी छिपा नहीं पाया। वो मुझे अपने साथ ले गए और एक लंबी सी कतार में लगा के बोले, अरे नीचे जो कर्म किए हैं ना, उनका यही हिसाब किताब होगा, तभी तो तुमको जगह अलॉट हो पाएगी। वो चले गए मुझे कतार में लगा छोड़कर। मैं अपने आसपास जिंदा खड़े मुर्दा लोगों को देख रहा था। हर उम्र, हर शक्ल के लोग, एक दूसरे से बात करते हुए, कुछ चुपचाप गुमसुम, सब उसी कतार में लगे थे। मैं यहाँ का सिस्टम समझने की कोशिश ही कर रहा था कि मेरे कानों में आवाजें गूंजने लगी। अमर, तुम क्यों चले गए इतनी जल्दी? मैं चौंका। यह आवाज तो आभा की थी। अरे मेरी गर्लफ्रेंड आभा, तो क्या वो भी यही थी? मैं बदहवास होकर आभा आभा चिल्लाकर हर तरफ दौड़ने लगा। अब तक मेरे सामने इतने सबूत आ चुके थे कि मैंने मान लिया था कि मैं जिंदा नहीं हूं। लेकिन आभा की आवाज, वो थी कहां? मुझे बदहवास देखकर एक बार फिर न जाने कहां से वही बुजुर्ग शख्स मेरे सामने फिर आ गया। मैं बोला, मुझे वो आवाजें आ रही हैं। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। होता है, मरने के बाद वो लोग जो आपको सबसे ज्यादा चाहते हैं ना, उनकी आवाज कुछ दिन तक यहां भी सुनाई देती है। फिर जरा करीब आके बोले, बीवी थी या गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड, मैंने झिझकते हुए कहा, तो वो मुझसे भी ज्यादा उदास हो गए। फिर तो अफसोस की बात है। बीवी होती तो यहाँ आके तुम्हें छुटकारा जैसा महसूस होता। मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं था, वो भी इतने बुजुर्ग आदमी से। मुझे फिक्र हो रही थी, एकदम से हो गया ये सब। अरे आभा तो अकेली पड़ गई होगी ना। मुझे उसकी बहुत याद आने लगी। मौका नहीं मिल पाया था उसको आखिरी बार ठीक से देखने का। मुझे बेचैन देखकर वो शख्स मुझे एक जगह ले गए। यहाँ भी लाइन थी, लेकिन लोग खुश खुश नजर आ रहे थे। वो आखिरी इच्छा डिपार्टमेंट था। एक नोटिस पे लिखा था,
जो लोग जीते जी अपनी आखिरी इच्छा किसी को नहीं बता पाए या पूरी नहीं कर पाए, यहां उनकी अर्जी लगती है। मेरे कानों में एक बार फिर आभा की आवाज गूंजी। मुझे अपनी आखिरी इच्छा मिल गई थी। आभा को आखिरी बार जी भर के देखना ही मेरी आखिरी इच्छा थी। अब मैंने भी अर्जी लगा दी। मेरा केस मजबूत था, ऑन द स्पॉट डेथ वाला था ना। काम बन गया। मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर भेजने का तत्काल प्रभाव से इंतजाम कर दिया गया। पता नहीं कितने वक्त बाद मैं एक बार फिर जिंदा लोगों के बीच आ गया, अपने ही ऑफिस की सड़क पर। मैं सबको देख सकता था, लेकिन मुझको कोई नहीं। लोग बाग अपने अपने काम में लगे थे। वो ऑफिस की बिल्डिंग के सामने छोले कुलचे लगाने वाले पांडे जी खूब तेजी से कुलचे सेक रहे थे। चाय की टपरी वाली आंटियां खूब अदरक कूट कूट कर चाय में डाल रही थीं। बड़ा अफसोस सा हुआ देखकर। दुनिया को मेरे मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंचा। घुसते ही 5 बे छोड़कर 6 बे में ही था आभा का डेस्क। आभा हाथ पर ठुड्डी टिकाए सामने रखे कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रही थी, पर मैं जानता था उसका ध्यान काम पे नहीं था। वहीं डेस्क पर उसने पेन से मेरी तस्वीर टांग दी थी, जिस पर अपनी ही राइटिंग से लिखा था, मिस यू। हाय, दिल भर आया मेरा। अब तक मरने का गम था, लेकिन सच कहूं, आभा को मुझे इतनी शिद्दत से याद करते हुए देखकर मरने के बाद पहली बार अच्छी अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। हालांकि कुछ ही सेकंड्स में ये फीलिंग काफूर भी हो गई। सामने से गगन चला आ रहा था। गगन? यानी ये मरा नहीं? यानी बाइक का एक्सीडेंट जिसकी वजह से हुआ वो अब तक जिंदा था। गगन ने आभा से पूछा, कब तक यूं उदास बैठी रहोगी? अमर जा चुका है, मूव ऑन। चलो तुम्हें कॉफी पिला के लाता हूँ। 5 फुट 8 इंच और 1.5 पसली वाला ये शख्स कहने को तो ऑफिस में मेरा और आभा का दोस्त हुआ करता था, लेकिन कसम से था एकदम लीचर टाइप का इंसान। जब देखो आभा पे इंप्रेशन मारने की फिराक में रहता था। जहर लगता था मुझे, जहर। गगन को जिंदा देखकर मेरे गुस्से पे काबू नहीं रहा। मैं उसका गला पकड़ने को लपका, लेकिन मेरे हाथ तो हवा में तैर गए। उसकी गर्दन को छू भी नहीं पाए। ओ तेरी! यानी वो बात सच थी जब ऊपर से नीचे आते हुए मुझे बताया गया था कि मैं किसी इंसान को नहीं छू सकता, सिर्फ बेजान चीजों को ही छू पाऊंगा। अगले कुछ मिनटों में गगन आभा को कैंटीन में कॉफी पिला रहा था और मेरा जी जला रहा था। आभा अपने कॉफी के मग को हाथ से थामे कैंटीन की छोटी वाली खिड़की से बाहर कहीं देख रही थी। ये छिछोरा गगन उसको घूरे जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने टेबल से सरकाकर उसका कॉफी मग उसी पे गिरा दिया। वो वॉशरूम भाग गया, लेकिन मैं जान रहा था कि ये अब इसका रोज का कार्यक्रम होगा। मेरी प्यारी मासूम सी आभा को बहलाने फुसलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा ये मर्दूद। लेकिन अब ये मामला देखकर मेरा प्लान थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। अपनी आत्मा की शांति के लिए ये जरूरी हो गया था कि इस लोफर को अपनी आभा से दूर करके वापस जाऊं। इतने में वॉशरूम से लौटे गगन के बच्चे ने मुझको एक और टेंशन दे डाली। तो आभा फिर कल मैं आ रहा हूं, चाबियां मिल गई हैं, तो वहां सामने वाला फ्लैट ही फिक्स हुआ है। गगन ने आभा से कहा। क्या? गगन अब आभा के पड़ोस में शिफ्ट हो रहा था। 2 साल कोशिश करके मैं आभा की कॉलोनी में शिफ्ट नहीं कर पाया, मुझे कोई फ्लैट नहीं मिला, और ये सीधा उसके पड़ोस में। इसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि भूत बनने के बाद भी इंसान को अच्छी खासी जलन हो सकती है। मैंने गर्दन उठाकर ऊपर वाले की तरफ देखकर लुक देने की कोशिश की कि ये आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, लेकिन वहां से हमदर्दी के बजाय रिमाइंडर आ गया, बेटा जल्दी कर ले जो करना है, टाइम बहुत कम है तेरे पास। अगले रोज सुबह सवेरे ही आभा के पड़ोस वाले फ्लैट में गगन का सामान शिफ्ट किया जाने लगा। मैं वहीं सामान वाले ट्रक के पास खड़े होकर रुक रुक कर कोई न कोई सामान नीचे गिरा दे रहा था। मैंने बर्तनों से भरा डिब्बा गिराया तो आभा दौड़ती हुई आई और एक एक बर्तन डिब्बे में रखने लगी। आभा तुम रहने दो, मैं करता हूं। पीछे पीछे वो दुमछल्ला गगन भी आ गया। गगन आभा के हाथ से डिब्बा लेने लगा तो दोनों के हाथ छू गए। बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने सोच लिया कि इससे पहले कि ऊपर से बुलावा आए, इस गगन को इस मोहल्ले से दफा करना पड़ेगा।
दिमाग पे काफी जोर डाला और जिंदगी में देखी तमाम हॉरर फिल्में सीन दर सीन याद करने लगा। भाई अब टेक्निकली तो मैं भूत था ना, तो भूत के लिए डराना वराना कौन सा मुश्किल काम है। रात 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। बाहर दिख रही सड़क पर घुप अंधेरा था। शायद स्ट्रीट लाइट खराब थी। हवाएं चल रही थीं और उससे पर्दे हिल रहे थे। मैं गगन के फ्लैट की खिड़की पर आकर बैठ गया। माहौल देखकर एक बार तो मेरा खुद का दिल दहल गया। फिर याद आया, अरे यार मैं तो खुद भूत हूं। खुद को जरा हिम्मत देकर मैंने प्लान पे काम करना शुरू कर दिया। मैंने खिड़की के दोनों पल्लों को जोर जोर से हिलाना शुरू किया। वैसे मजा आ गया था। लाइफ में मरने के बाद वाली लाइफ में पहली बार किसी को डरा रहा था। वो बात अलग है कि मेरा प्लान टें बोल गया। गगन बड़े आराम से आया और कमबख्त ने धड़ाम करके मेरे मुंह पे खिड़की बंद कर दी। उसे लगा ऐसे हवा से हो रहा है। मैंने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली। भूत से पंगा, इसको तो इस घर से निकाल के दम लूंगा। मैं किचन पहुंचा। लाइटें बंद थी। मैंने कुछ स्टील के बर्तन उठा के नीचे गिरा दिए। गगन दौड़ा दौड़ा आया। मैं एकदम कंफर्म हो गया, अब की बार ये जिस तेजी से दौड़ के आया है ना, ये सब देख के डर के मारे उतनी ही तेजी से घर से भाग जाएगा। लेकिन जैसे ही गगन ने किचन की लाइट जलाई, किचन में हल्की सी आवाज गूंजी। एक भूरी बिल्ली सिंक के नीचे बैठी हुई थी। ओहो, ये बिल्ली कहां से आ गई? सारे बर्तन गिरा दिए। गगन ने बिल्ली भगाई और आराम से लौट गया। मेरा मूड खराब हो गया। अरे थोड़े दिन ऊपर ठहर के आया होता तो इंसानों को डराने की जरा स्किल्स तो सीख के आ जाता। खैर कोशिश तो करनी थी। गगन नहाने गया तो मैंने अचानक शावर बंद कर दिया। पर यह आदमी ना सच में लीचड़ निकला। मग्गा बाल्टी लेके नहाने लगा यार। है ये तो हद ही हो गई। अब मेरे पास एक आखिरी प्लान बचा था। फिल्मों में कभी उस तरीके को फेल होते नहीं देखा था। गगन सुकून से कंबल तान कर सो चुका था। मैं उसके बिस्तर के करीब पहुंच गया और हल्के से उसका कंबल खींच लिया। उसने वापस कंबल अपनी तरफ खींचा और सोता रहा। अरे कितना जलील इंसान है यार ये। मेरे अंदर का भूत हर्ट हो गया। मैंने अब की बार जोर से कंबल खींच लिया। वो हड़बड़ा के उठ बैठा। मैंने माहौल को थोड़ा और डरावना बनाने के लिए उसके नाइट लैंप को ऑन ऑफ करना शुरू कर दिया। वहां रखा ग्लास हवा में उठा दिया। भाई साहब, ये सब देख के गगन चीखते हुए और बनियान और बॉक्सर पहने ही तेजी से घर से बाहर निकल के भाग गया। और मैं कूद के उसके बेड पे आराम से पसर गया। प्लान सक्सेसफुल। 2 दिन तो इसी वजह से बर्बाद हो गए। लेकिन अब जितना भी वक्त धरती पे बचा था, मुझे अपनी प्यारी आभा की आंखों में आंखें डाल के गुजारना था। अगले रोज मैं और आभा उसकी कार में थे। ऑफिस जा रही थी। वो काफी खोई खोई सी थी। उसका लटका हुआ चेहरा दुखी कर रहा था मुझे। गले से लगा लेना चाहता था मैं उसको, लेकिन मैं मजबूर था। आभा ने गाड़ी हाईवे के किनारे लगी एक हेलमेट की दुकान के आगे रोक दी। उसने अपने मोबाइल फोन पर मेरी तस्वीर खोली और बोली, कहा था ना अमर, हेलमेट पहन लो। नहीं, तुमने तो कभी मेरी सुनी नहीं। बन गए ना हीरो, कर लिया एक्सीडेंट। सिर्फ नाम अमर होने से कोई अमर नहीं हो जाता। वैसे मरकर मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन इस वक्त आभा का गुस्सा देखकर लगा थैंक गॉड मैं मर गया यार, नहीं तो बहुत सुननी पड़ती भाई। ऑफिस में आज बड़ा सुकून था। दूर दूर तक गगन की काली परछाई तक नहीं नजर आ रही थी। शायद भूत भूत के सदमे में बीमार हो गया था बेचारा। मैं बहुत खुश था। पूरा दिन आभा के पास पास रहा। उसने कैंटीन में आधी चाय पी के छोड़ दी, जैसे वो हमेशा किया करती थी। उसका स्टील का लंच बॉक्स जो उससे कभी नहीं खुलता था, आज भी नहीं खुल रहा था। मैंने चुपके से डिब्बा खोल दिया। अच्छा लग रहा था मुझे। आभा के साथ न होकर भी मैं उसके साथ ही था। लंच के बाद वो सीट पर आई तो एक कॉल की। हेलो, रॉयल ट्रीट बेकरी, एक बटर स्कॉच केक ऑर्डर करना था कल के लिए। मैं कल सुबह 11 बजे पिक कर लूंगी। मैंने उसके डेस्क पर लगे कैलेंडर पर नजर डाली। 2 मई, कल तो मेरा बर्थडे है। यानी आभा मेरा बर्थडे मनाएगी। वो मेरा फेवरेट बटर स्कॉच केक भी काटेगी। इतना प्यार। उफ, अगर मैं जिंदा होता ना तो कसम से इसी वक्त खुशी से मर जाता।
अब जाकर मुझे समझ आया था कि मुझे आत्मा की शांति के लिए आखिर क्या चाहिए था। थोड़ा सेल्फिश तो लगेगा, लेकिन आभा मुझे मरने के बाद भी हमेशा चाहेगी, ये सोचकर मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिल रही थी। अगले दिन मेरा बर्थडे था। आभा रोज से ज्यादा तैयार हुई। उसने वही गुलाबी अनारकली सूट पहना जो मैंने दिलाया था, और वो सिल्वर झुमकी जिसकी मैं हमेशा तारीफ किया करता था। अचानक से मुझे खुशी के साथ साथ गहरा गम भी होने लगा। मेरे बिना मेरी आभा कैसे जिंदगी गुजारेगी। एक बार तो मुझे यह ख्याल भी आया कि गगन को उससे दूर करके मैंने गलती तो नहीं कर दी, लेकिन फिर जैसे ही मेरे ख्याल में गगन का चेहरा आया, मेरा सारा गिल्ट दूर हो गया। अरे कहाँ मेरी आभा और कहाँ वो छुआरे सी शक्ल वाला गगन, कोई मेल ही नहीं है भाई। आभा रॉयल ट्रीट बेकरी गई। मैं कदम दर कदम उसके साथ था। बर्थडे मेरा था, खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। हम दोनों कार में थे। हमारे बीच में मेरा बर्थडे केक रखा हुआ था। आभा ने हल्की आवाज में गाने चलाए हुए थे। मेरी मौत के बाद आज पहली बार वो खुश दिख रही थी। उसने गाड़ी ऑफिस की तरफ नहीं बल्कि दूसरे रास्ते पर ली। कुछ मिनटों बाद गाड़ी हेजलनट कैफे के बाहर थी। ये वही कैफे था जहां मैं और आभा पहली डेट पर गए थे। हाय मेरी आभा हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखती है। ऐसा लगा मेरा बंद दिल फिर से धड़कने लगेगा। उसने हाथ में केक लिया और कैफे की तरफ बढ़ गई। मैं यानी बर्थडे बॉय उसके पीछे पीछे। मैं सोच रहा था कि केक काटने से पहले मोमबत्ती मैं बुझा दूं क्या, लेकिन आभा डर गई। तो ये सोचते सोचते मैंने आभा के साथ कैफे में एंट्री की, लेकिन वहां का नजारा देखकर मैं वहीं दरवाजे पर खड़ा रह गया। आभा जिस टेबल पर जाकर बैठी थी वहां पहले से गगन बैठा था। यानी आभा गगन से मिलने आई थी, वो भी मेरा फेवरेट केक लेकर। मैं गगन को फेंक के कुछ मारने के लिए ढूंढने लगा, लेकिन तभी आभा बोली, गगन आई थिंक तुम ठीक थे, मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। गगन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। आभा मुस्कुराई, फिर मेरे फेवरेट केक की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं हमारे रिश्ते की शुरुआत सेलिब्रेट करने के लिए केक भी लाई हूं। अमर जहां भी होगा आई एम श्योर यही चाहता होगा। मैंने अपना माथा पीट लिया। नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस गगन के साथ कोई रिश्ता शुरू करो। मैं चिल्लाया, लेकिन मुझसे बेखबर निशा केक का टुकड़ा गगन के मुंह में ठूंसने लगी थी। मुझसे आगे देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया। मेरी आखिरी इच्छा कैफे के अंदर बैठी रह गई थी। धरती पर यह मेरा चौथा ही दिन था, लेकिन अब लग रहा था कि मेरा वक्त वाकई यहां से खत्म हो चुका है। अचानक मैं ऊपर की दुनिया को मिस करने लगा। मैंने आसमान की तरफ देखा, आसमान वाले ने मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा, 7 दिन से पहले लौटा जा सकता है क्या? बस इतनी सी थी ये कहानी।